राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर तेज सिंह राणावत के घर पर इस वक्त जंग से छिड़ी हुई थी। तेज सिंह राणावत सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक लैंड माफिया भी थे। किस चीज को किस तरह हासिल करना है वो अच्छे से जानते थे। उनकी बेटी विशाखा राणावत ने अरमान से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उसकी इच्छा का मान रखते हुए तेज सिंह राणावत ने अरमान और कृषा पर हमला करवाया था। उनका इरादा कृषा को जान से मारने का था, पर जब उन्हें पता चला कि हमले के बाद से उनके आदमी गायब है और अरमान और कृषा सही सलामत अपने होटल पहुंच चुके हैं, तो विशाखा ने उन्हें आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था कि वो अरमान से ही शादी करेगी। विशाखा की अरमान से शादी करने की जिद से उसकी मां बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने अरमान के खानदान और उसकी पोजीशन के बारे में सवाल उठाए, जिसे सुनकर मिस्टर तेज सिंह राणावत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तेज सिंह राणावत ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, सब कुछ अनुभव किया है हमने। आज जो यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखा हुआ था, वहां आया हुआ कोई भी आदमी आम नहीं था। उन खास लोगों में भी सबसे खास अरमान राणा था। जानती हो, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, राणा इंडस्ट्रीज का नाम पूरे इंडिया में चलता है। विदेश में भी उनके कई फ्रेंचाइजी है। अरे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वो 10 गुना कीमत देकर खरीदे, फिर भी उसके पैसे खत्म ना हो। तेज सिंह राणावत ने अरमान की शान और शौकत को बड़ा चढ़ाकर बताया। हालांकि उसमें झूठ कुछ नहीं था। राणा इंडस्ट्रीज और अरमान राणा का नाम इंडिया में हर कोई जानता था। पूरी बात जानने के बाद विशाखा की मां मोहना ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उसने उसी लहजे में कहा, क्या सच में वो इतना रिच बिजनेसमैन है? फिर तो उसकी पत्नी को मरवा कर हमारी विशाखा की शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोहना ने बिना सोचे समझे कहा, राणावत फैमिली में बहुत से इलीगल काम होते थे, इसके बारे में पूरी फैमिली जानती थी और किसी को भी उसे हर्ज नहीं था। यहाँ तक कि उनका हर एक फैमिली मेंबर इलीगल कामों में अंदर तक घुसा हुआ था। उनका काम कम दामों में ज़्यादा से ज़्यादा जमीन खरीदकर उन पर अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल या बाकी बड़ी बिल्डिंग बनाना था। तेज सिंह राणावत मोहना की तरफ देखकर कहा, ठीक है, फिर इस बार सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे भी रिश्तेदारी में सीधा होकर चलना पड़ता है। मैं अरमान राणा और उसकी पत्नी को खाने पर इनवाइट करता हूँ। उसकी पत्नी को कैसे काबू में लाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने उसे सेमिनार में देखा था, काफ़ी सीधी सादी सी लग रही थी। जरूर घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई होगी। कहाँ हमारी विशाखा इतनी सुंदर डिजाइनर कपड़े पहनती है और उसने एक सादी सी साड़ी पहन रखी थी। मोहना ने सिर हिलाकर कहा, उसने भी वो सेमिनार अटेंड किया था। अरमान उसे भी पसंद आया था, लेकिन जब उसे अरमान की शादीशुदा होने की बात पता चली तो उसने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तेज सिंह राणावत और मोहना राणावत ने अरमान और कृषा को डिनर पर बुलाने का सोचा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सुबह बात करने का डिसाइड किया। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। मुंबई के लाइफ केयर हॉस्पिटल में अर्जुन ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान हालत में खड़ा था। अंदर रोहान खुराना का ऑपरेशन चल रहा था। अरमान से उसकी टक्कर के बाद वो घायल हो चुका था और उसे इंटरनल इंजरीज आई थी। अर्जुन भी एक डॉक्टर था, इसलिए रोहान के इलाज के लिए उसने अपने ट्रस्टवर्थी सर्जन बुलाए थे, जो कि न्यूयॉर्क से थे। अर्जुन परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल कर आए। वो कुछ पूछता उससे पहले डॉक्टर ने रोहान की हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, ही इज़ एब्सोल्यूटली फाइन नाउ। इंटरनल इंजरीज लगभग 5 से 6 दिन में ठीक हो जाएगी। पैर में फ्रैक्चर है जिसे सही होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। अर्जुन को अभी भी रोहान से मिलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो वही वेटिंग एरिया में बैठ गया। पता नहीं किसने किया होगा ये। पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। अचानक से सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो सकता है? ये काम तो बस एक। बोलते हुए अर्जुन रुक गया। उसके माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ तो उसने खुद से कहा, जरूर ये उस अरमान राणा का काम होगा और उसने ही फुटेज हटवाई होगी। वैसे भी ये सब करना उसके बाएं हाथ का काम है। सब समझ आते ही अर्जुन के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अर्जुन ने उसी वक्त अपने दादा आदित्य सिंघानिया को कॉल किया। उसने कॉल पर रोहान के एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया और फिर कहा, आपको लगता है उस इंसान के साथ मेरी बहन सेफ हो सकती हैं?
जरूर उसे रूहान के यहाँ होने के बारे में पता चला होगा और उसने उसे मारने की कोशिश की। आज वो उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है जिसकी मैंने कृषा के साथ शादी फिक्स की थी। कल को वो कृषा को मार देगा, तब आप क्या करेंगे? क्या तब भी ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अर्जुन का जानवी गुस्सा मिस्टर आदित्य सिंघानिया पर उतर रहा था। आदित्य सिंघानिया पहले से ही परेशान थे क्योंकि पहले पड़ाव पर अब अरमान का कब्जा हो चुका था। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू की बकवास का टाइम नहीं है। अगर तुम्हारा वो रूहान खुराना अरमान के एक्सीडेंट से नहीं मरा है तो मैं खुद आकर उसे मार दूंगा। वैसे भी वो यूजलेस है। पता नहीं क्या सोचकर तुमने उस लड़के को मेरी कृषा के लिए सिलेक्ट किया। ठीक है, आपको रूहान खुराना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कृषा, क्या आपको उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है जो आप उसे छोड़कर वापस न्यूयॉर्क चले गए? अर्जुन ने पूछा। पहले भी मिस्टर सिंघानिया ने कृषा की किडनैपिंग के टाइम कुछ खास नहीं किया था। वो बस इस बात पर टिके थे कि अरमान के सामने कृषा की सच्चाई कभी नहीं आएगी और इसी वहम में उन्होंने कृषा को खो दिया। आदित्य ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने पास खड़ी अमृता की तरफ देखा। वो लोग मुंबई के लिए निकल ही रहे थे। उन्होंने शांत लहजे में कहा, हम लोग वापस मुंबई आ रहे हैं, बाकी सब वहां देख लेंगे। वैसे भी पहले पड़ाव को अरमान ने हासिल कर लिया है। जब तक सातों पड़ाव उसके पास नहीं आ जाते वो कृषा को कुछ नहीं करेगा। अरे भाड़ में गए आपके पड़ाव, मुझे मेरी बहन की पड़ी है। अगर अरमान राणा की वजह से उसे एक छोटी सी भी खरोच आई तो। अर्जुन बोल रहा था तभी आदित्य सिंघानिया ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, तब भी तुम दोनों भाई बहन कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे चक्कर में कृषा भी वीक रह गई और तुमने भी कुछ नहीं किया। अरे आज माफिया ट्रेनिंग ले ली होती तो ऐसे धमकियां नहीं दे रहे होते बल्कि किसी की जान ले रहे होते। अब फोन कट करो। मेरी नेक्स्ट जनरेशन ने कुछ नहीं किया लेकिन सोचा नहीं था कि उससे नेक्स्ट जनरेशन इतनी बेवकूफ़ रह जाएगी। गुस्से में आदित्य सिंघानिया ने कॉल कट कर दिया। हद हो गई है, मुझे ये अपनी जनरेशन में काउंट कैसे सकते हैं? मैं उनकी फैमिली का। बोलते हुए अर्जुन रुक गया और उसका चेहरा उतर गया। आदित्य सिंघानिया ने उसे हमेशा अपने सगे पोते की तरह प्यार किया था, जबकि सच तो ये था कि वो कृषा की मॉम अमृता के बॉयफ्रेंड से पैदा हुआ बच्चा था जिसे सबने नकार दिया था। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, दादू आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा और ना ही मैंने आपको, पर मैं आपकी माफिया फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहूँगा। अर्जुन वहाँ खड़ा खुद से बात कर रहा था, तभी नज ने उसे प्रिस्क्रिप्शन ला कर दिया। इसके हिसाब से उसे रूहान के लिए दवायां खरीदनी थी। उसने एक नज़र से भी दवायां की तरफ दौड़ाई और फिर उन्हें लाने के लिए चला गया। रात को लेट सोने की वजह से कृषा और अरमान देर तक ही सो रहे थे। मिस्टर रानावत ने अरमान को इनवाइट करने के लिए काफ़ी कॉल किए थे लेकिन अरमान ने अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा था। अरमान से पहले कृषा की आंख खुली। वो बिस्तर से उठने ही वाली थी कि तभी उसे अरमान की बात याद आई। जब उसने कहा था कि अरमान को उठते ही सबसे पहले कृषा का चेहरा देखना है। कृषा ने अरमान का हाथ पकड़ा और हिलाते हुए कहा, अरमान प्लीज उठ जाओ, सुबह हो गई है और मुझे भी उठना है। कृषा ने देखा अरमान ने उसकी बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया तो वो सरककर अरमान के ऊपर आ गई। उसने अरमान के होठों पर हल्का सा किस किया और फिर उसके दोनों गालों पर। कृषा अरमान के माथे पर किस करने जा रही थी तभी अरमान ने आंखें खोलकर कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह जगाओगी। किस करना है तो ढंग से करो। तुम उठ गए थे? कृषा ने हैरानी से पूछा। अरमान ने नामे सिर हिलाया और कहा, अगर मैं उठ गया होता तो तुमसे पहले बेड से बाहर होता। हाँ तो अब तो उठ गए हो ना, चलो उठकर तैयार होकर कहीं चलते हैं शॉपिंग करने। तो मुझे नहीं जाना, पर हम मूवी देखने चलेंगे या फिर किसी एम्यूजमेंट पार्क में, कृषा ने जवाब दिया। बोलते हुए वो अरमान के ऊपर से खड़ी हो रही थी तभी अरमान ने उसे पकड़कर वापस अपने ऊपर कर लिया। कृषा कुछ समझ पाती उससे पहले अरमान ने उसे कमर से पकड़ा और बेड के दूसरी तरफ कर दिया। अब अरमान कृषा के ऊपर था। अरमान ने कृषा की आंखों में देखकर कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है, वो भी बेड के ऊपर। फिर हम बाहर क्यों जाएंगे? मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताने वाला हूँ। फ्रेश होकर खाना खाते हैं और फिर वापस से तुम्हारी फेवरेट जगह पर आ जाएंगे।
बोलते हुए उसने आई विंक की। उसकी बातें सुनकर कृषा के गाल लाल होने लगे थे। कृषा ने अपनी नज़र से नीचे कर ली। वो हल्का मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह देखकर अरमान ने कहा, कोई तो यहाँ ब्लश कर रहा है, प्लीज जाने दो मुझे, कृषा ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। अरमान के इतना करीब होने पर उसकी सांसें अटक रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही तुम्हारे ऊपर से उठने वाला। अब तुम इन सब की आदत डाल दो, अरमान ने जवाब दिया। पहले उसने कृषा और अपने बीच थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रखी थी और खुद को अपने हाथों से बैलेंस कर रखा था, पर अब अरमान ने अपने हाथ सीधे कर लिए और वो पूरी तरह कृषा के ऊपर आ गया था। अरमान ने पलटकर कृषा को अपने ऊपर ले लिया था। प्लीज अरमान, आई नीड टू गो वॉशरूम, कृषा ने प्लीडिंग वे में कहा। उसकी आंखों में देखते हुए अरमान उससे दूर हो गया और उसे जाने का इशारा किया। अरमान के हटते ही कृषा ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाथरूम में चली गई। वहीं अरमान ने अपना हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल लिया। उसने देखा उसे किसी अननोन नंबर से काफ़ी सारे कॉल आए हुए थे। मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर अरमान के फेस पर इविल स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, ओह तो मिस्टर तेज सिंह रानावत अब मुझसे मिलना चाहता है। इसने जो हरकत की है उसके बाद मिलना तो बनता है। अरमान ने कॉलर आईडी से पता कर लिया था कि वो तेज सिंह रानावत का नंबर है। अरमान के कॉल ना उठाने पर तेज सिंह रानावत ने उसे काफ़ी सारे मैसेज भेज रखे थे, जिसमें उसने उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया था। अरमान राणा, जो किसी से आमने सामने नहीं मिलता था, उसने उसी वक्त मिस्टर रानावत के डिनर इनवाइट को एक्सेप्ट करते हुए उसे मैसेज भेज दिया कि आज रात को वो कृषा के साथ उसके घर पर आने वाला है। अरमान पर हमला होते ही उसने पता लगा लिया था कि उस पर और कृषा पर ये अटैक तेज सिंह रानावत ने करवाया था। अटैक का कारण उसे अभी भी नहीं पता था। अरमान अगली सुबह सोकर उठा ही था कि उसे तेज सिंह रानावत की तरफ से डिनर का इनवाइट आया था। अरमान सच का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मिलने के लिए हाँ कह दी। ये अटैक अरमान के बजाय कृषा पर था, इसलिए अरमान को कृषा के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत थी। अरमान मिस्टर रानावत के मैसेज का जवाब कर देकर हटा ही था कि कृषा वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसने अपने पेट पर हाथ लगा रखा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ऐसे मुंह क्यों बना रखा है और पेट पर भी हाथ रख रखा है? दर्द हो रहा है क्या? अरमान ने कृषा के पास जाकर पूछा। उसने देखा कृषा की आंखें नम थी। कृषा अरमान को कुछ को बताने में ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अरमान की जरूरत थी, तो उसे अरमान को कहना ही पड़ा। कृषा ने धीरे से कहा, मंथली पीरियड्स अरमान, मुझे कुछ। कृषा बोलते हुए रुक गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले अरमान ने आइज रोल करके कहा, तुम भी ना इतना शाय फील क्यों रही हो? आई एम योर हस्बैंड, इट्स नॉर्मल। मेरे सामने कैसी शर्म, अब से जो भी बात होगी खुलकर बताओगी। बोलते हुए अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और आगे कहा, मैं होटल स्टाफ को कॉल करके तुम्हारी ज़रूरत का सामान मंगा देता हूँ। पेल्विक पेन है तो मेडिसिन का भी बोल देता हूँ। अरमान कृषा की इतनी केयर करेगा, ये कृषा ने उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तक कृषा अर्जुन के ही साथ रह रही थी और जब भी उसे मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता था तब अर्जुन चॉकलेट से लेकर उसकी हर एक पसंद की चीज़ों की लाइन उसके बेड पर लाकर रख देता था और उसे बेड से खड़े तक नहीं होने देता था। कृषा की बॉडी सेंसिटिव होने की वजह से उसे पेन भी ज़्यादा होता था, तो अर्जुन उसकी एक्स्ट्रा केयर करता था। अर्जुन की याद आते ही कृषा की आंखें नम होने लगी। उसने बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहा, क्या तुम मेरी उतनी केयर कर पाओगे जितनी अर्जुन भैया करते थे? मैं उससे ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अरमान ने नॉर्मल तरीके से कहा। हालांकि कृषा की बात सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर कृषा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे टाइम में अरमान कृषा पर गुस्सा करके उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। अरमान समझ गया था कि उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अरमान ने कृषा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। कृषा ने अरमान की बात पर हामी भरी। अरमान तुरंत नीचे गया और अगले 10 मिनट में वो ऊपर भी आ गया था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने होटल के मैनेजर को कॉल पर ले लिया था। मैनेजर एक लेडी थी, तो कृषा के हिसाब से उसने सभी चीज़ें उससे पूछकर मंगवा ली थी। ठीक 10 मिनट बाद अरमान कमरे में आया। उसके हाथ में एक बास्केट थी जिसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स, मेडिसिन्स और कृषा की ज़रूरत का बाकी सामान रखा हुआ था।
अरमान इस वक्त किसी डेविल के बजाय एक लवर बॉय लग रहा था, जिसके फेस पर हल्की स्माइल थी। उसका ये रूप देखकर कृषा के दिल को भी तसल्ली मिली कि अरमान उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अरमान ने कृषा को बास्केट दी और कहा, इसके अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। आई एम एट योर सर्विस मैडम। कृषा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसने देखा अरमान के हाथ में हॉट बैग था। कृषा के बेड पर आते ही अरमान ने कहा, तुम कुछ देर रेस्ट करो और इसे अपने स्टमक पर रख लो। मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ। उसके बाद तुम मेडिसिन लेकर कुछ देर के लिए सो जाना, तुम्हें आराम मिलेगा। अरमान उठकर जाने को हुआ तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, प्लीज मेरे पास बैठे रहो ना, खाना तो तुम यहाँ बैठकर भी ऑर्डर कर सकते हो। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और कृषा के पास बैठ गया। अरमान कृषा के पास बैठा ही था कि तभी मिस्टर रानावत का कॉल आया। कृषा ने उसे इशारे से कॉल पिक करने को कहा। जैसे ही अरमान ने कॉल रिसीव किया सामने से मिस्टर तेज सिंह रानावत की आवाज आई। बहुत मुश्किल से आपका नंबर अरेंज किया था अरमान साहब। जिसने भी नंबर दिया था यही कहा था कि शायद ही आप कॉल रिसीव करो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरा कॉल रिसीव किया और मेरे डिनर इनवाइट को एक्सेप्ट किया। वो अरमान के सामने कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बात कर रहा था। अरमान को इस तरह के चापलूस लोगों से सख्त चिढ़ थी, खासकर जब वो उनका असली चेहरा जानता हो। फिर भी उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तेज सिंह रानावत के कहने पर अरमान को याद आया कि उसने मिस्टर रानावत को डिनर के लिए हाँ कह दी है। कृषा की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, ऐसे में वो उसे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। मैं इस बारे में सोचूंगा मिस्टर रानावत। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बिना मैं कहीं नहीं जाता और न ही उसे अकेले छोड़कर। आई होप आप समझेंगे। अगर मैं राजस्थान में रहा तो डिनर के लिए आपको कॉल कर दूंगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। अपनी बात कहकर अरमान कॉल कट करने को हुआ। तभी तेज सिंह रानावत जल्दी से बोले, ये क्या बात कह दी आपने? हमारे राजस्थान में मेहमानों की खातिरदारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद आप जरूर आइएगा। बिना हमारी खातिरदारी के आप राजस्थान छोड़ नहीं सकते राणा साहब। आप कहें तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को आपके यहाँ भेज दूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरमान ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। वो रानावत के बारे में बिना राजस्थान में रहे भी पता लगा सकता था और उसके किए की सजा भी उसे दे सकता था, लेकिन अरमान को वो आदमी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उसने डिनर पर जाने के लिए हाँ कही थी। रानावत से बात होने के बाद कृषा ने अरमान से कहा, क्या किसी ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है? तुमने मना क्यों किया? मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, तुम तो जा सकते थे ना। मुझे तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाना है। आगे से मत कहना कि मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। अरमान ने सीरियस होकर कहा। जवाब में कृषा ने अरमान का हाथ पकड़ा और उस पर हल्के से किस कर दिया। उसकी इस हरकत पर अरमान का गुस्सा पल में शांत हो गया और वो स्माइल करते हुए कृषा को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने तेज सिंह रानावत का प्रपोजल ठुकराकर अपनी वाइफ की तबीयत देखने की बात कही तो गुस्से में विशाखा की मुट्ठियां कस गई। एक्चुअली मिस्टर रानावत स्पीकर पर करके बात कर रहे थे। अरमान जिस हिसाब से कृषा की केयर कर रहा था वो देखकर पूरी रानावत फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता मोहना ने कहा, अगर वो लड़का अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है तो क्या विशाखा को अपनी पहली पत्नी की जगह दे पाएगा क्या? तेज सिंह रानावत को मोहना की बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला। इससे पहले ही गुस्से में विशाखा अपनी मां पर बिफर पड़ी। मुझे किसी की जगह लेने की जरूरत नहीं है मम्मी। विशाखा रानावत अपनी जगह बनाना जानती हैं। एक बार के लिए तो मैं अपने कदम पीछे लेने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं लेने वाली। मुझे भी इतना ही केयरिंग हस्बैंड चाहिए। आखिर है क्या उस लड़की में जो उसने उससे शादी की? मैंने शेखर को उसकी पत्नी के बारे में पता लगाने के को कहा है। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। वैसे भी अरमान राणा लंदन में रहता है। लड़की को देखकर लग रहा है कि प्योर इंडियन है। फिर दोनों की मुलाकात कहाँ हुई होगी? तेज सिंह रानावत हैरानी से बोले। कृषा का रहन सहन और उसका बचपन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो माफिया प्रिंसेस जैसी बड़ी पोजीशन पर है। कृषा का फर्स्ट लुक देखकर ऐसा ही लगता था जैसे कि वो एक हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है।
जो बस दिखने में खूबसूरत है। रानावत फैमिली आपस में डिस्कशन कर ही रही थी कि तभी शेखर वहां आया। उसके के हाथ में लैपटॉप था। उसे देखते ही तेज सिंह रानावत ने पूछा, कुछ पता लगा उसे लड़की के बारे में? वो साधारण सी दिखने वाली लड़की अरमान राणा जैसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी कैसे हो सकती है? लव मैरिज की है क्या उसने उसके साथ? तेज सिंह रानावत की बात सुनकर शेखर ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर शांत लहजे में कहा, सबसे पहले तो आप उस लड़की को साधारण मत कहिए। वो जैसी दिखने में है वैसी बिल्कुल नहीं है। वो लड़की न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े एनआरआई बिजनेसमैन मिस्टर आदित्य सिंघानिया की पोती है। वाह, जितना पैसा राणा फैमिली के पास है उतना ही आदित्य सिंघानिया के पास भी है। ऊपर से उस लड़की की कोई खास जगह तो है जो मुझे पता नहीं लग पा रहा। बस इतना पता चला है कि आदित्य सिंघानिया की पोती से शादी करने के लिए दुनिया का कोई भी लड़का तैयार हो सकता है। वो लड़की इतनी अमीर है कि उसकी शादी के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति के पास ही जाएगी। तो क्या पैसे के लिए अरमान राणा ने उस लड़की से शादी की है? मुझे वो बहन जी जैसी दिखने वाली लड़की इतनी अमीर नहीं लगती है। जरूर कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए होंगे तुम। वो लड़की आदित्य सिंघानिया की पोती नहीं बल्कि जरूर उसके नौकरानी की बेटी होगी, जिससे गलती से अरमान राणा ने शादी कर ली होगी। विशाखा ने गुस्से में कहा। पहले तो अरमान ने तेज सिंह रानावत के यहाँ डिनर पर आने से मना कर दिया था, पर अचानक ही उसने शाम के वक्त उन्हें डिनर के लिए हाँ कह दी थी। रानावत फैमिली काफी जोरों शोरों से अरमान और कृषा के लिए डिनर की तैयारी में जुट गई तो वहीं होटल रूम में अरमान और कृषा साथ में थे। अरमान ने कृषा की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मैंने डिनर के लिए हाँ तो कह दी है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं उसी टाइम तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। अरमान अपनी तरफ से उन्हें डिनर के लिए मना कर चुका था, लेकिन कृषा को जब किसी के इनवाइट करने की बात पता चली तो उसने अरमान को हाँ कहने की जिद की। वो बाहर घूमना चाहती थी। कृषा ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेडिसिन लेने के बाद मुझे ठीक लग रहा है। वैसे भी मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा था। बाहर जाने का मन कर रहा था तो मुझे बोल देती, हम दोनों किसी अच्छी जगह पर चलते। तुम्हें डिनर भी करना था तो ये होटल बेस्ट है। मैं अभी मिस्टर रानावत को मना कर देता हूँ, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, कहकर अरमान ने अपना मोबाइल उठाया। वो मना करता उससे पहले कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृषा ने अरमान को रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जाना। तुम मेरी चॉइस की कोई भी डिश ऑर्डर नहीं करते हो और सुबह से मैं हेल्दी फूड खाकर थक गई हूँ। मुझे कुछ स्पाइसी और अच्छा खाना है। जब से अरमान को कृषा की तबीयत खराब होने का पता चला था तब से वो उसके लिए बस हेल्दी फूड ही ऑर्डर कर रहा था, ताकि उसके पेट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और उसे दर्द महसूस ना हो। अरमान ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय घड़ी में टाइम देखा और फिर कृषा की तरफ देखकर बोला, थोड़ी देर बाद हमें डिनर के लिए निकलना है। मैंने उन्हें हाँ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। मैं तुम्हें खुद रेडी करूंगा। एंड वन मोर थिंग, वहाँ तुम कुछ भी उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं खाने वाली। कृषा को सब समझाने के बाद अरमान वहाँ से जाने को हुआ। तभी कृषा ने अरमान का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया। अरमान उसे कुछ कहता उससे पहले कृषा ने उसकी गोद में अपना सिर रख लिया। फिर उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम मेरी केयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा करते हो तो बिल्कुल डेविल लगते हो। मैं डेविल ही हूँ और मुझसे बचकर रहना, अरमान ने सिर हिलाकर कहा और फिर धीरे धीरे कृषा के बालों में हाथ घुमाने लगा। कुछ ही देर में कृषा को नींद आ गई और अरमान एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। कृषा दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान थी जिसकी अरमान इतनी केयर कर रहा था, और इस वक्त वो उसकी गोद में सिर रख कर लेटी थी। वरना आज से पहले अगर कोई अरमान की मर्जी के खिलाफ उसके क्लोज आने की कोशिश करता तो ये अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस चक्कर में उसने काफी बार कुछ लड़कियों की जान भी ले ली थी, क्योंकि वो सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आई थी। अरमान भी बेड के हेडरेस्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके लेट गया। उसकी अंगुलियां अभी भी धीरे धीरे कृषा के बालों में चल रही थी। हरलीन काफी दिनों बाद एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटी थी। उसके आते ही शब्द ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया था। एक्चुअली वो जानवी को हरलीन से मिलवाना चाहता था। हरलीन लगभग 7 बजे के करीब शब्द के घर पर पहुंची।
शब्द और जानवी उनके आने की प्रिपरेशन कर रहे थे और दोनों खुद ही उनके लिए खाना बना रहे थे। जानवी कुकिंग का काफी शौक था, इसमें शब्द उसका बखूबी साथ निभा रहा था। जैसे ही घर की डोर बेल बजी, शब्द ने अपना अप्रॉन निकाला और तेज कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ गया। जैसा कि उसने सोचा था, सामने हरलीन थी और हरलीन को देखते ही वो उसके गले लग गया। फाइनली हमारे घर की सबसे मेन मेंबर आ गई है। मैंने आपको बहुत मिस किया बुआ। बोलते हुए शब्द हरलीन से अलग हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट और खुशी झलक रही थी। शब्द की बात सुनकर हरलीन ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, चलो बातें बाद में करना, पहले मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने हमारे घर के एंजल से प्यार करके अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। वैसे तो मैं अरमान की रिसेप्शन पार्टी में ही उसे देख चुकी हूँ, लेकिन ऑफिशियली हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। बोलते हुए हरलीन अंदर आ गई। तब तक जानवी भी अपना अप्रॉन निकाल चुकी थी। जानवी हरलीन के पास आई और उनके पैर छूने लगी, लेकिन हरलीन ने उसके ऐसा करने से पहले ही उसे गले लगा लिया। जानवी से गले लगे हुए हरलीन का चेहरा शब्द की तरफ था। उसने थम्स अप का इशारा किया और फिर जानवी से अलग होकर कहा, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है एंड डोंट वरी, मैंने हाँ कह दिया है तो ना कहने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। वैसे तुम्हें विशाल भैया और प्रतीक्षा भाभी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए था। मैंने इसे कहा था कि पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। जानवी ने जवाब दिया। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए शब्द ने कहा, सबको बुला तो लूंगा लेकिन सब खुश नहीं होंगे। चाचा को मैंने बोला था लेकिन वो किसी और गैदरिंग में गए हुए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता हम दोनों को साथ देखकर कोई खुश होगा भी। हरलीन समझ गई थी कि शब्द का इशारा साफ तौर पर अरमान की तरफ था। उसके पास जानवी को नापसंद करने की वजह भी थी। शब्द का उतरा हुआ चेहरा देखकर हरलीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, उसे भी मना लेंगे। रुको, मैं उसे कॉल करके अभी यहाँ बुलाती हूँ। राणा फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि अरमान इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। वैसे भी वो ज़्यादातर टाइम अपने फ्लो पर बिताता था। अगर बाहर जाता भी था तो प्राइवेट लिफ्ट यूज़ करता था। इस वजह से किसी ने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हरलीन ने इसी वक्त अरमान को कॉल किया और फ़ोन स्पीकर पर करके कहा, कहाँ हो तुम? अभी इसी वक्त शब्द के घर पर आओ। फर्स्ट एट ऑल आई एम नॉट इट मुंबई एंड सेकंड थिंग, अगर मुंबई में होता भी तो मुझे जानवी चौधरी के साथ फैमिली डिनर करने का कोई शौक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरमान ने सीधे सीधे मना कर दिया। अरमान को बिना कहे ही सब पता था। ये देखकर उन तीनों को ही हैरानी हुई। कोई उसे कुछ कहता उससे पहले जानवी जल्दी से बोल पड़ी, कहाँ हो तुम? और तुम कृषा को अकेले छोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते। ओके, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी जान को खतरा है। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने कृषा को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम। जानवी को कृषा की बहुत केयर थी और जब उसे पता चला अरमान मुंबई में नहीं है तो वो गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। जानवी बोल रही थी तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कृषा मेरे साथ है और मेरे होते हुए तुम्हें उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। अब बुआ तुम्हारे घर पर आई है तो अच्छे से उनका वेलकम करना। वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बुआ को इम्प्रेस कर दिया तो क्या पता वो तुम्हारी शादी शब्द से करवा ही दे। अरमान की बात सुनकर जानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कोई जवाब दे पाती उससे पहले कॉल कट होने का साउंड आया। शब्द और हरलीन मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ देख रहे थे। अरमान से इस तरह झगड़ा कोई नहीं करता था, बदतमीजी से बात करते हुए तो बिल्कुल नहीं। लगता है इनका रिश्ता भी काफी खास होने वाला है। अब तो मुझे ये और भी पसंद आ गई, हरलीन ने दबी आवाज में शब्द से कहा। शब्द ने इशारे से जानवी को सब कुछ भूल जाने को कहा और फिर वो दोनों मिलकर हरलीन की खातिरदारी में लग गए। वहीं दूसरी तरफ जब हरलीन का कॉल आया था तब अरमान कृषा के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। वो जानता था कि इस समय कृषा को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट की ज़रूरत है। यहाँ आने से पहले उसने कृषा के लिए कैजुअल्स और पार्टी वेयर ही सेलेक्ट किए थे, इसलिए डिनर पर जाने से पहले अरमान ने डिजाइनर को बुला रखा था और काफ़ी सारी ड्रेसेज देख रहा था। कृषा उस वक्त वॉशरूम में थी। अरमान ने उसके लिए कैजुअल बैगी पैंट्स और लॉन्ग स्लीव्स का वूलन क्रॉप टॉप सिलेक्ट किया था ताकि कृषा को ठंड ना लगे।
कपड़े सेलेक्ट करने के बाद अरमान ने डिजाइनर को भेज दिया, लेकिन जब कृषा ने बाहर आकर अरमान के सेलेक्ट किए हुए कपड़े देखे तो वो उसे घूर कर देखने लगी। कृषा ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे नहीं ले जाना था तो साफ साफ मना कर देते। ऐसे कपड़े पहनकर मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे ऐसे लग रहा है किसी पार्क में लेकर जा रहे हो। कम से कम अच्छी ड्रेस तो सेलेक्ट करते। जो भी सेलेक्ट किया है तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से ही किया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर तुम जिद करोगी तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मेंस्ट्रुअल्स चल रहे हैं या नहीं। अरमान ने सख्त आवाज में कहा। कृषा ने आगे कुछ नहीं कहा। अरमान जिस हिसाब से बात कर रहा था उससे साफ था कि वो कृषा की नहीं सुनने वाला है। ऊपर से उसने जो धमकी दी थी वो वैसा कर सकता था। ऐसे टाइम में कृषा नहीं चाहती थी कि अरमान उसके कपड़े चेंज करें। कृषा ने गुस्से में अरमान के हाथ से कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई तो उसने देखा अरमान तैयार हो चुका था और उसने ग्रे कलर का सूट पहना था, जिसमें वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अरमान को देखने के बाद कृषा ने खुद को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसकी पर्सनल असिस्टेंट कहीं जाने के लिए तैयार हुई हो। कृषा ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। तुम अकेले ही चले जाओ। खुद तो ऐसे हैंडसम से तैयार हो गए जैसे शादी करने जा रहे हो, और मुझे ऐसे तैयार किया है जैसे तुम्हारी शादी में मुझे माला उठाकर चलना हो। कृषा बोले जा रही थी जबकि अरमान उसको गौर से देख रहा था। कृषा को अपने कपड़े भले ही पसंद नहीं आए हो, लेकिन अरमान को उन कपड़ों में कृषा बहुत ही क्यूट लग रही थी। अरमान जो काम करता था वहाँ उसने अक्सर ऐसी ही लड़कियां देखी थी जो खुद को एक्स्ट्रा ही मेंटेन करके रखती थी। उसे ऐसी लड़कियां थोड़ी कम पसंद थी, जो खुद को एनी टाइम परफेक्ट दिखाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करती रहती थी। कृषा को इस मैसी लुक में देखकर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। तभी कृषा बोलते हुए चुप हो गई। उसने देखा अरमान उसे एकटक घूर कर देख रहा है। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले अरमान ने उसे कमर से पकड़ा और उसके होठों पर किस करने लगा। अरमान ने बीच में किस ब्रेक करके धीरे से कहा, आज से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी। बोलते हुए वो तेज सांसें ले रहा था और फिर उसने फिर से कृषा के होठों पर अपनी होठ रख दिए थे। कृषा ने जल्दी से खुद को अरमान से अलग किया और चिढ़ते हुए कहा, हद है यार, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। खुद तो अच्छे से तैयार होकर रहते हो। मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब तुम भी मेरी तरह कैजुअल्स पहनोगे। कृषा बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई थी। अरमान घर पर भी कैजुअल्स नहीं पहनता था, सिर्फ रात के वक्त सोते टाइम वो कैजुअल्स में रहता था। लेकिन कृषा जिस हिसाब से जिद पकड़ कर बैठी थी, मजबूरन अरमान को अपने कपड़े चेंज करने जाना ही पड़ा। अरमान जब ड्रेस चेंज करके आया तो कृषा विक्ट्री स्माइल के साथ उसे देख रही थी। अरमान और कृषा मिस्टर तेज सिंह रानावत के यहाँ डिनर के लिए जा रहे थे। कृषा के कंफर्ट के लिए अरमान ने उसे जबरदस्ती कैजुअल्स पहनने को मजबूर किया। वही कृषा के जिद करने पर अरमान को भी ड्रेस चेंज करनी पड़ी। कृषा का दिल रखने के लिए अरमान ने कपड़े बदलकर कैजुअल्स पहन लिए थे। उसने ब्लैक जॉगर्स के ऊपर वाइट शर्ट पहना था। अरमान ने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। कृषा ने अरमान को देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बोलते हुए कृषा ने अपनी नजरें फेर ली। अरमान ने कृषा के पास आकर कहा, तुम खुद भी बहुत अच्छी लग रही हो, बस मेरी नजरों से देखो। बोलते हुए अरमान ने कृषा को आईने के सामने किया और उसकी कमर में हाथ डाल दिए। कृषा ने शर्माकर अपनी नजरें नीची कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, अरमान हमें देर हो रही है। आई नो कृष, हमें लेट हो रही है, पर तुम मुझे ठीक से देख तो लो। अरमान ने जवाब दिया और फिर कृषा का चेहरा अपनी तरफ कर लिया। कृषा ने अरमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हॉट लग रहे हो। कहकर कृषा ने अरमान के गाल पर किस किया और उससे अलग होकर अपना बैग लेने लगी। अरमान का हाथ उसके गाल पर था, जहां थोड़ी देर पहले कृषा ने किस किया था। अरमान ने तिरछी निगाहों से कृषा की तरफ देखकर कहा, इतना घटिया कॉम्प्लीमेंट्री किस। अरमान ने धीरे से कहा था, इस वजह से कृषा को सुनाई नहीं दिया। कृषा ने अरमान की तरफ कन्फ्यूजन से देखा और कहा, क्या हुआ, लेट हो रहे हैं हम। कृषा के हाथ में चॉकलेट थी और वो उसे खा रही थी। मुझे भी चॉकलेट खानी है कृष। अरमान ने इतना ही कहा।
कृषा ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट अरमान की तरफ बढ़ाने लगी कि तभी अरमान ने उसे पकड़ा और कृषा को किस करते हुए अरमान उसके मुंह से चॉकलेट खाने लगा। उसने अपनी टंग कृषा के मुंह में डाल दिया और कृषा की टंग को सक करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अरमान ने कृषा को छोड़ा। कृषा उसे गुस्से में तिरछी निगाहों में घूर रही थी। वो गुस्से चिल्ला कर कहा, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे हार्मोन ओवरसेंसिटिव हो रहे हैं, ऐसे में तुम पास आते हो तो। कृषा बोलते हुए रुक गई। अरमान उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। अरमान ने आइज रोल करके कहा, ठीक है। फिर कृषा और अरमान वहां से मिस्टर रानावत के घर के लिए निकल गए। वहीं मिस्टर रानावत के घर पर उनके वेलकम की अच्छी खासी तैयारी की गई थी। मिस्टर रानावत की हवेली के एंट्रांस पर काफी सारे लोग फूलों के साथ खड़े हुए थे और थोड़ा आगे जाकर उन्होंने रंगोली भी बनवाई थी। मिस्टर रानावत अपने वही धोती कुर्ता और पगड़ी के साथ तैयार थे तो वही मोहना ने ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहनी थी। उसके साथ उसने रियल गोल्ड की ज्वेलरी कैरी की थी। विशाखा भी ब्यूटिशियन के पास से वापस आ चुकी थी, जहां उसके मॉम डैड ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और हवेली को भी काफी ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करवाया था। वहीं उनसे अलग विशाखा ने ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। ठंड होने की वजह से ड्रेस लॉन्ग स्लीव्स का था और उसने उसके साथ हाई हील वाले बूट्स कैरी किए थे। विशाखा की तरफ देखकर उसकी मां मोहना ने सिर हिलाकर कहा, तुम तो ऐसे ही दिखने में इतनी खूबसूरत हो, हमारी तरह पारंपरिक परिधान पहनती तो और ज्यादा सुंदर लगती। पता नहीं ये क्या पहन लिया, आजकल के बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा मम्मी, आजकल के लड़कों को ऐसे ही कपड़े पहनने वाले लड़कियां अच्छी लगती है। उन्हें वो पसंद आती है जो बन ठन के अच्छे से रहे, खुद को अच्छे से मेंटेन करे ताकि वो उन्हें अपने दोस्तों और बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करे तो उसे खुद पर प्राउड फील हो। विशाखा ने बाल झटक कर कहा। उसने अपने बालों को कली करवा रखा था। मोहना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर रानावत भी इस मामले में कुछ खास नहीं बोले। विशाखा उनकी इकलौती बेटी थी इसलिए वो उसे उसके हिसाब से ही जीने देते थे। घर के वॉचमैन ने बताया कि अरमान राणा की गाड़ी हवेली के एंट्रांस पर आ चुकी है। गाड़ी पार्क होते ही अरमान और कृषा गाड़ी से बाहर निकले तो मोहना आरती की थाली लिए तैयार थी। जैसे ही उन्होंने अरमान और कृषा को अपने सामने देखा तो वो तीनों हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि वो दोनों काफी तैयार कर आएंगे, लेकिन अरमान और कृषा ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे मानो रात को सोने जा रहे हो। मोहना ने उनकी आरती उतारी। फिर तेज सिंह ने हल्का हंसकर कहा, लगता है आप सादा जीवन जीने में यकीन करते हैं। बिल्कुल नहीं मिस्टर रानावत, अरमान राणा लग्जरियस लाइफ बिताना पसंद करता है, लेकिन कृषा की तबीयत ठीक नहीं है और वो कैजुअल्स में ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे ऑकवर्ड ना लगे इसलिए मैंने भी उसके हिसाब से ही कपड़े पहन लिए। अरमान ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रानावत फैमिली इम्प्रेस हो गई। फिर मोहना ने कृषा के गाल पर हाथ रखकर कहा, बहुत प्यारी है आपकी पत्नी, अंदर आओ बेटा। हालांकि मोहना ने काफी कैजुअली कृषा के गाल पर हाथ रखा था, लेकिन अरमान उन्हें सर्द निगाहों से देख रहा था। कृषा को उसके अलावा कोई और टच करता तो ये अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरमान के साथ रहते हुए कृषा उसे काफी हद तक समझ चुकी थी। वो जिस हिसाब से देख रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि वो मोहना को इस बात के लिए डांटने वाला है। कृषा ने अरमान का हाथ पकड़कर उसे इशारे से शांत रहने को कहा। फिर वो लोग अंदर आए। अंदर आते ही सबसे पहले मिस्टर रानावत अरमान और कृषा को अपनी पूरी हवेली दिखा रहे थे। उनके साथ में विशाखा भी थी। अरमान ने विशाखा को कोई खास भाव नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़रें पूरी देर अरमान पर ही थी। हवेली घूमते हुए वो लोग वहां के म्यूजिक रूम में पहुंचे। हवेली पुरानी थी और किसी जमाने में राजा महाराजा लोग वहां रहते थे, तो वहां एक पूरा म्यूजिक रूम बनाया हुआ था। वहां अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखकर अरमान काफी इम्प्रेस हुआ। आपके पूरे घर में सबसे ब्यूटीफुल रूम यही है, अरमान ने कमरे को देखकर कहा और फिर उसने वहां रखे एक गिटार को हाथ में लिया। अरमान जिस तरह से उस रूम को देख रहा था उससे विशाखा समझ गई कि उसे म्यूजिक से प्यार है। विशाखा ने उसकी इस बात को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर राणा, अब जो आपने गिटार हाथ में ले लिया है तो कुछ हो जाए। जिस हिसाब से अपने गिटार पकड़ा है इससे साफ है कि आप एक म्यूजिक लवर है। हाँ हाँ मिस्टर राणा, क्यों नहीं।
अगर आपको संगीत से प्यार है तो आज हम भी आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। मिस्टर रानावत विशाखा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। कृषा इस बारे में पहले नहीं जानती थी कि अरमान को म्यूजिक या सिंगिंग पसंद होगी या इससे उसका कोई लेना देना भी होगा। उसने अरमान को हमेशा गन्स के साथ या कुकिंग करते हुए देखा था। अरमान का वहाँ गाना गाने का कोई मूड नहीं था। वो गिटार वापस रखने को हुआ तभी कृषा ने कहा, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहूंगी। मुझे नहीं पता था तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है। अरमान कृषा की किसी बात का मना नहीं करता था। उसने गिटार नीचे रखने के बजाय वापस थाम लिया और उसमें ट्यून सेट करने लगा। ट्यून सेट करते हुए अरमान की नज़र विशाखा पर पड़ी। विशाखा जिन नज़रों से अरमान को देख रही थी वो उनसे अनजान नहीं था। अक्सर इस तरह की बहुत सी लड़कियों का उसे पाला पड़ा था और उसकी नज़रों में अरमान के लिए जो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था उसे समझते हुए अरमान ने उसे उसी वक्त जवाब देने का सोचा। अरमान ने गिटार में ट्यून सेट की और कृषा की तरफ देखकर कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। अरमान कृषा को डेडिकेट करते हुए गाना गाने जा रहा था। ये देखकर कृषा के फेस पर स्माइल आ गई तो वही गुस्से में विशाखा की मुट्ठी आ गई। अरमान काफी इंटेंसिटी से कृषा को देख रहा था। कृषा के फेस पर स्माइल देखकर उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। तभी अरमान ने गाना शुरू किया। जैसे ही अरमान का गाना खत्म हुआ कृषा उसके गले लग गई। एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो कहाँ और किन के बीच है, जबकि अरमान को तो किसी के होने या ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता था। कृषा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी सिंगिंग करते हो। तुम्हें नहीं पता मेरा बचपन से सपना था कि मैं किसी सिंगर से शादी करूं और देखो अनजाने में ही सही पर गॉड ने मेरा सपना पूरा कर दिया। कृषा के गले लगे हुए अरमान ने इधर उधर देखा तो सब उन्हें घूर कर देख रहे थे। अरमान ने कृषा को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वो करवा सकती हो। बोलते हुए अरमान कृषा से अलग हो गया। तब तक कृषा का ध्यान उन सब पर गया तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए मिस्टर तेज सिंह रानावत ने बात को संभालते हुए कहा, चलिए अब खाना खा लेते हैं। वैसे भी आप काफ़ी घूम लिए हैं। इसके बाद हमने आपके लिए एक राजस्थानी लाइव कॉन्सर्ट का अरेंजमेंट किया है, पर वो कॉन्सर्ट मेरे अरमान की सिंगिंग जितना अच्छा नहीं होने वाला। कृषा ने धीरे से कहा। उनमें से किसी को सुनाई नहीं दिया लेकिन अरमान ने सुन लिया था। कृषा की बात सुनकर अरमान के फेस पर स्माइल आ गई। ऊपर से उसने अरमान के नाम के आगे मेरा अरमान भी लगाया था। कृषा की बातें सुनकर अरमान ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, बिल्कुल बच्ची है ये भी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हैं। कभी इतनी एक्साइटमेंट बेडरूम में तो नहीं दिखाई जितनी इन लोगों के सामने दिखा रही है। अरमान और कृषा रानावत फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। अभी तक विशाखा ने कृषा के खिलाफ कुछ नहीं किया था। वो कंफ्यूज हो रही थी कि कब उसे कृषा की जान लेने का मौका मिलेगा। तभी अरमान ने डाइनिंग टेबल पर मौजूद खाने पर नज़र दौड़ाई। जानवी खाना ओवर स्पाइसी था, जो कृषा के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। अरमान ने मिसेज रानावत की तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या प्लीज़ कृषा के लिए थोड़ा कम स्पाइसी खाना अरेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया था शी इज़ नॉट वेल, तो इस हालत में उसके लिए इतना स्पाइसी खाना सही नहीं रहेगा। कृषा का स्पाइसी खाने का मन कर रहा था लेकिन अरमान की इस डिमांड पर वो उसे घूर कर देख रही थी। मोहना कुछ जवाब देती उससे पहले विशाखा अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी किचन में जाकर अरेंज करवा देती हूँ। विशाखा तुरंत वहां से चली गई। उसके फेस पर इविल स्माइल थी। उसने कृषा के हिसाब से कम स्पाइसी खाना तैयार करवाया और उसे बाहर लाते वक्त वो एक जगह पर रुक गई। विशाखा ने इधर उधर देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। किसी के वहां न होने पर उसने राहत की सांस ली और फिर उसने अपने बूट्स में से एक पैकेट निकाला। देखते ही देखते उसने जानवी पैकेट खाने में खाली कर दिया था। अरमान राणा की वाइफ ड्रग्स लेती है और उसे पता भी नहीं। इतना खतरनाक ड्रग एक साथ लेने की वजह से जान भी जा सकती हैं। अक्सर लोगों की ओवरडोज से जान चली जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है जो एक और इंसान की जान चली जाए। वैसे भी वो लड़की यूजलेस है, विशाखा ने सिर हिलाकर कहा और वो खाना कृषा के लिए बाहर ले जाने लगी। उसने उस खाने में काफ़ी जानवी ड्रग मिलाया था।
जो काफी स्ट्रांग था। अगर कृषा उसे पूरा खाती तो लगभग आधे घंटे में ही उसकी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से मौत होना तय था। अरमान कृषा के साथ मिस्टर रानावत के यहाँ डिनर के लिए आया हुआ था। वहाँ उनकी पूरी हवेली घूमने के बाद वो लोग डिनर पर बैठे। डिनर पर स्पाइसी फूड देखकर अरमान ने कृषा के लिए उनसे कम स्पाइसी खाने की डिमांड की। विशाखा वैसे भी कृषा पर हमला करने का मौका ढूंढ रही थी। अरमान के कहते ही वो तुरंत उठी और कृषा के लिए अलग खाना लाने के लिए किचन में गई। रास्ते में उसने कृषा के खाने में एक स्ट्रांग ड्रग मिला दिया था, जिसे खाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद किसी की भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो सकती थी। विशाखा खाने के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंची। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने खाना कृषा के सामने रखते हुए कहा, मैंने कुक को पहले ही बोल दिया था कि कम स्पाइसी खाना भी तैयार रखें। हमें आपकी चॉइस पता नहीं थी। हम लोग स्पाइसेस हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खा पाए। कृषा ने उसे थैंक्स कहा। खाना खाने से पहले उसने अरमान की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। अरमान ने उसकी तरफ ना में सिर हिला दिया। कृषा उसके कहने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि कृषा खाना टेस्ट भी करती, अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कितनी केयरलेस हो जाती हो ना तुम। अपनी मेडिसिन नहीं ली। तुम्हें पता है ना, तुम्हें वो मेडिसिन खाना खाने के 15 मिनट पहले लेनी पड़ती है, और तुम बिना मेडिसिन लिए खाना खा भी कैसे सकती हो। कृषा समझ नहीं पा रही थी कि अरमान कौन सी मेडिसिन की बात कर रहा है। उसे तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल चल रहे थे, उसमें भी वो इतना केयरफुल हो रहा था जैसे कृषा कितनी ही बीमार हो। अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और फिर कहा, देखो तुम्हें फिर से फीवर हो रहा है। मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, उसके बाद ही तुम कुछ खाओगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका वेट कर लेंगे। विशाखा ने अरमान की बात पर हामी भरते हुए कहा। एक तरह से ये उसके लिए अच्छा था। उस खाने में जितनी देर तक वो ड्रग रहता, वो उतना ही स्ट्रांग होने वाला था। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे फीवर, कृषा बोल रही थी, तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ जानता हूँ तुम्हें अब फीवर नहीं है, तुम ठीक हो गई थी, तभी तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन केयरलेसनेस भी नहीं चलने वाली। अरमान समझ गया था कि कृषा उसे अब ये कहने वाली है कि उसे तो फीवर था ही नहीं, फिर वो कौन से फीवर की बात कर रहा है। अरमान ने अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकाली और जबरदस्ती कृषा को खिला दी। कृषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। रानावत फैमिली भी कृषा के लिए 15 मिनट का वेट कर रही थी। उन दोनों का प्यार देखकर मोहना ने कहा, आप सच में अपनी पत्नी की बहुत फिक्र करते हैं, वरना आजकल के लड़के तो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। कब उनकी पत्नी खाना खाती है, कब क्या काम करती है, उन्हें खबर तक नहीं होती। एक आप है जो इतना बिजी होने के बावजूद अपनी पत्नी की छोटी सी छोटी बात का ख्याल रख रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी बात छोटी नहीं हो सकती मिसेज रानावत, और मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। आफ्टर ऑल ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं इसके लिए। अरमान ने जवाब दिया। कृषा ज्यादा बोल नहीं रही थी, वो अनजान लोगों के बीच कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। विशाखा ने उसकी इस कमजोरी को पकड़ते हुए कहा, लगता है आपकी वाइफ ज्यादा बात नहीं करती, आप तो बोर हो जाते होंगे ना उनके साथ। विशाखा ने जो कहा उसे सुनकर कृषा को भी गुस्सा आ रहा था। उसने जवाब में कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ क्यों बोर होगा? मैं अननोन लोगों के साथ बात नहीं करती, ये मेरे लिए अननोन नहीं है और हम दोनों एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सो माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, कृषा ने भी पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया था। भले ही उसकी माफिया ट्रेनिंग ना हुई हो, लेकिन उसके अंदर माफिया फैमिली का खून था। एटीट्यूड और एलिगेंस उसके अंदर बिना किसी ट्रेनिंग के ही था। आपस में बातें करते हुए 15 मिनट पूरे हो चुके थे। विशाखा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए वो बोली, 15 मिनट हो चुके हैं, हम सबको खाना खाना चाहिए। मिसेज राणा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर लेट खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप शुरू करें मिसेज राणा, आई होप आपको एक काम स्पाइसी खाना पसंद आएगा। विशाखा जिस तरह कृषा को खाना खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, उसे देखकर मिस्टर और मिसेज रानावत भी हैरान थे। इतनी बार तो वो अपने खुद के घर वालों को भी नहीं कहती थी जितना वो कृषा की परवाह कर रही थी। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और खाना खाने को अपना हाथ बढ़ाया।
तभी अरमान ने उसके आगे से प्लेट उठा लिया, जो थोड़ी देर पहले विशाखा उसके लिए लेकर आई थी। अरमान ने सर्द निगाहों से विशाखा की तरफ देखा और उस प्लेट को उसके सामने रखकर कहा, ये प्लेट तुम फिनिश करोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इस तरह का खाना नहीं खाती हूँ और आप ये मुझे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आपको ये लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिला दिया होगा? विशाखा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अचानक ड्रग्स वाले खाने की प्लेट उसके सामने आने पर वो घबरा गई और बदतमीजी से बात करने लगी। अरमान का ये रवैया देखकर मिस्टर रानावत भी गुस्सा हो गए। वो अपनी जगह से खड़े होकर बोले, मेहमान हमारे लिए भगवान समान होते हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहे मिस्टर राणा। जब से आए हैं ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आपकी पत्नी के लिए आपने अलग खाने की मांग की, वो भी हमारी बेटी ने अरेंज करवा दिया। अरे ये तो अपने हाथ से लेकर खुद पानी तक नहीं पीती और आपकी पत्नी के लिए खाना लेकर आई है और आप इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एग्जैक्टली मिस्टर रानावत, जो लड़की खुद एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीती, वो मेरी वाइफ की इतनी सेवा क्यों कर रही है? ये खाने की प्लेट तो इसे ही फिनिश करनी पड़ेगी। अरमान ने मिस्टर रानावत की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। अरमान के बर्ताव से मोहना को भी गुस्सा आ गया। वो तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया। तुम होते कौन हो हमारे घर पर आकर हमें ही ऑर्डर देने वाले? तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो खाओ, वरना निकलो यहाँ से। वहाँ का माहौल गर्म हो रहा था। कृषा ने बात को संभालते हुए कहा, अरमान प्लीज चलते हैं ना यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। नहीं कृष, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये लड़की इस प्लेट को खाली नहीं कर देती। अरमान ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कहा मेरी बेटी ये खाना नहीं खाएगी, मिस्टर रानावत ने गुस्से में कहा। वो उठकर अरमान के पास आ रहे थे, तभी अरमान ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और मिस्टर रानावत की तरफ पॉइंट कर दी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो तुझे ये खाना खत्म करना होगा, अरमान ने मिस्टर रानावत की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा। तेज सिंह रानावत भी कोई भले इंसान नहीं थे। उनके घर पर भी गुंडों की फौज रहती थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ रानावत फैमिली ही वहां मौजूद थी। तेज सिंह रानावत का एक इशारा काफी होता और सब अंदर आकर अरमान की जान ले लेते। तेज सिंह रानावत चिल्लाकर अपने आदमियों को बुलाते उससे पहले अरमान अपनी जगह से उठा और रिवॉल्वर की नोक विशाखा के सिर के पीछे लगा दी। खाना खत्म करो वरना जान ले लूंगा। मरना तो तुम्हें इसे खाकर भी है, तो आखिरी वक्त पर एक अच्छा मील एंजॉय करो, अरमान ने धमकी देते हुए कहा। तेज सिंह रानावत और उनकी फैमिली अरमान की असली शख्सियत से अनजान थे। उनके लिए वो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन था, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। अरमान के हाथ में रिवॉल्वर और उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर एक बार के लिए तेज सिंह रानावत और मोहना दोनों ही घबरा गए। तेज सिंह रानावत ने अपनी बेटी विशाखा की तरफ देखकर कहा, विशाखा बेटा तुम ये खाना खत्म करो, उसके बाद ये इंसान और इसकी पत्नी जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएंगे। आजमा कर देख लो रानावत, अपने घर के पूरे गुंडों को भी लाकर खड़ा कर दोगे तो भी अरमान राणा का मुकाबला नहीं कर सकते, अरमान ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी खतरनाक थी। कृषा को उन सब से डर लग रहा था। वो अरमान के पास आकर बोली, प्लीज ये सब मत करो अरमान, हम यहाँ से चलते हैं। शायद मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम मना भी करती तो भी मैं अकेले चले आता कृष, अरमान ने कृषा की तरफ देखकर कहा। फिर उसने मिस्टर रानावत की तरफ देखा और आगे कहा, मेरी वाइफ पर हमला करवाने के बाद घर बुलाकर मारने का इरादा रखने वाला इंसान आम नहीं हो सकता। कोई इंसान कितना भी खास हो लेकिन डेविल के मुकाबला नहीं कर सकता, और आज तुम्हें ये प्रूफ करके जाऊंगा। अरमान की बातों से कृषा समझ गई थी कि उन पर जो हमला हुआ था वो उन लोगों ने ही करवाया था। वो हैरानी से रानावत फैमिली की तरफ देख रही थी। विशाखा के हाथ रुके हुए थे और वो लाचारी से मिस्टर रानावत की तरफ से देख रही थी। प्लीज पापा सेव मी, विशाखा आंखों में आंसू भरकर बोली। वो जानती थी कि अगर उसने वो खाना खाया तो तड़प तड़प कर मर जाएगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। आई हेट जब कोई मेरा टाइम वेस्ट करता है, अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर अपने दूसरे हाथ से विशाखा को जबरदस्ती खाना खिलाने लगा। अरमान का ये रूप देखकर कृषा को भी उसे डर लगने लगता था। विशाखा ने 2-3 बाइट के खाए थे कि वो रोते हुए जोर से चिल्लाई, प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए,
इस खाने में ड्रग्स थे। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। विशाखा के सब कन्फेस करते ही अरमान के फेस पर इविल स्माइल आ गई। विशाखा की हालत अब खराब होने लगी थी। मोहना दौड़ते हुए विशाखा की तरफ आ ही रही थी कि अरमान ने उसके पैरों के पास गोली चलाई तो वो वहीं रुक गई। किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी लाशें यहीं पर बिछी मिलेगी। अरमान ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा। अरमान जो कर रहा था उससे मिस्टर रानावत समझ गए थे कि ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने अरमान की तरफ देखकर गुस्से में पूछा, तुम जो भी हो, इतनी बात जान लेना कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसके बाद मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम जैसे अमीर आदमी पैसे के दम पर किसी की जान ले लेते होगे, लेकिन तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। जानते तो तुम मुझे नहीं हो रानावत। जाकर किसी से भी पूछ लेना डेविल कौन है। जिस समुद्र की तुम छोटी मछली हो, वो पूरा समुद्र मेरा है। अरमान ने सिर हिलाकर कहा। कुछ ही देर में विशाखा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। उसकी आंखें बाहर निकलने को आई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। वो तड़प तड़प कर अपने घरवालों के सामने दम तोड़ रही थी। उसे देखकर मोहना रो रही थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में मिस्टर रानावत की इकलौती बेटी ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मिस्टर रानावत पैर पटकते हुए बोले, तुम डेविल हो या गॉड मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना दी तो मेरा नाम भी तेज सिंह रानावत नहीं। देख लेंगे रानावत, अरमान ने भौहें उठाकर कहा। फिर उसने कृषा की तरफ देखा जो ये सब देखकर चक्कर खाकर लगभग गिरने वाली थी। अरमान ने विशाखा को छोड़कर कृषा को थामा। मोहना और तेज सिंह रानावत विशाखा के पास बैठकर उसके जाने का दुख मना रहे थे तो वही अरमान ने बेफिक्र होकर कृषा को अपनी बाहों में लिया और रानावत मेंशन से बाहर निकल रहा था। विशाखा ने कृषा को जान से मारने की कोशिश की है, ये पता लगते ही अरमान ने कृषा का खाना जबरदस्ती विशाखा को खिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही विशाखा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। अरमान ने जो भी किया था उससे मिस्टर और मिसेज रानावत समझ गए थे कि वो कोई आम बिजनेसमैन नहीं हो सकता। विशाखा को मारने के बाद अरमान ने कृषा को अपनी बाहों में उठाया और बिल्कुल किसी डेविल की तरह उनके घर से बाहर निकल रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने अभी अभी एक लड़की की जान ली है, जिसने ठीक से अब तक दुनिया भी नहीं देखी थी। मोहना रोते हुए विशाखा की डेड बॉडी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखिए ना इसे क्या हो गया है। खाना खाने से कोई कैसे मरता है? हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, ये ठीक हो जाएगी। मिस्टर रानावत धीमे कदमों से चलकर विशाखा की डेड बॉडी के पास आए और उसकी नब्ज चेक की। उसके सांसें बंद हो चुकी थी और शरीर भी ठंड पड़ चुका था। ये देखकर मिस्टर रानावत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उन्होंने खुद को मजबूत किया और कहा, अब ये हमारे पास वापस कभी नहीं आएगी। जैसे ही मिस्टर रानावत ने अपनी बात खत्म की, मोहना जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। वो रोते हुए बोली, अरे आपकी आंखों के सामने कोई आपकी बेटी को मार कर चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए। वो अभी भी बाहर नहीं निकला है। दिखा दीजिए उसे कि तेज सिंह रानावत कौन है। होगा वो कहीं का अमीर बिजनेसमैन, लेकिन हमारे आगे उसकी कोई औकात नहीं है। मोहना के दिल में इस वक्त अरमान से बदला लेने की आग सुलग रही थी। मिस्टर रानावत को भी इसी के साथ होश आया कि इतना सब कुछ करने के बावजूद अरमान आसानी से वहां से निकल गया था। तेज सिंह रानावत अपनी जगह से खड़े होकर जोर से चिल्ला कर बोले, भूरा, शिवा कहाँ मर गए? अभी के अभी यहाँ आओ। उनके आवाज लगाते ही भूरा और शिवा, जो उनके खास बॉडीगार्ड थे, वो दौड़कर आए। दोनों ही लंबे चौड़े और हटे कट्टे आदमी थे। अपने मालिक को इस तरह रोता देखकर वो दोनों भी हैरान हो गए। उन दोनों की तरफ देखकर तेज सिंह रानावत ने सर्द आवाज में कहा, अभी अभी जो आदमी हमारे यहाँ खाने पर आया था, वो जयपुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरे शहर में अपने आदमी फैला दो। मुझे अगले 2 घंटे में वो यहाँ पर वापस चाहिए। शिवा ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसकी नज़र नीचे पड़ी विशाखा की लाश पर गई तो उसकी आंखें जम गई। उसने धीमी आवाज में कहा, विशाखा बेबी। ये विशाखा बेबी को क्या हो गया? कुछ भी कहने से पहले मिस्टर रानावत ने एक नज़र विशाखा की तरफ देखा। उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब अरमान ने जबरदस्ती विशाखा को वो खाना खिला दिया और उसकी वजह से तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। मिस्टर रानावत ने जवाब में कहा,
इसे जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार वो आदमी है। मेरी बेटी को छीन लिया है उसने। उसकी आखिरी सांस तक मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। बोलते हुए मिस्टर रानावत रो पड़े। भूरा और शिवा ने उनकी बात पर हामी भरी और दौड़कर वहां से चले गए। वो दोनों बाहर पहुंचे तब तक अरमान कृषा को लेकर जा चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे पर तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी हुई थी। शायद उन्होंने अरमान को रोकने की कोशिश की होगी और गुस्से में अरमान ने उन्हें भी मार दिया। अंडस्को थोड़ी देर पहले रानावत मेंशन में विशाखा के साथ जो भी हुआ उसे देखकर कृषा शॉक में आकर बेहोश हो गई थी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा था। अरमान के चेहरे पर कोई अफसोस के भाव नहीं थे। वो बिल्कुल रिलैक्स था। गाड़ी चलाते हुए उसने कृषा की तरफ देखा और कहा, तुम सच में इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो? वो तुम्हें मारना चाहते थे और तुम वहां खड़ी ये कह रही थी कि मैं उस लड़की को छोड़ दूं। हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस? जब मैं माफिया किंग बनूंगा तब तुम क्वीन डिक्लेयर होगी, लेकिन क्वीन इतनी वीक नहीं होती जितनी तुम हो। मुझे तुम्हें तैयार करना होगा अपने लिए और इस दुनिया के लिए। तुम्हारी असली पोजीशन जो है तुम्हें उसके हिसाब से बनना होगा कृषा, और मैं जानता हूँ इसके लिए कौन मेरी हेल्प कर सकता है। बोलते हुए अरमान के फेस पर इविल स्माइल आ गई। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था जो इस वक्त सिर्फ वही जानता था। कुछ ही देर में अरमान कृषा के साथ एक डेजर्टेड इलाके में पहुंच चुका था। वहां पर एक जेट पहले से लैंड था। अरमान और कृषा वहां पहुंचे तब मलिक उस जेट से बाहर निकला। अरमान ने सारी तैयारी पहले ही करवा रखी थी। मलिक अरमान के पास आया और कहा, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप मैम को लेकर लंदन में लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है मलिक, अरमान ने सस्पिशियस तरीके से जवाब दिया। मलिक हैरानी से अरमान की तरफ देख रहा था। वो उससे कुछ पूछता उससे पहले अरमान ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मेरा इरादा लंदन जाने का ही है। मैं अपने घर से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। मैं कल तक वहां पहुंच जाऊंगा, तब तक कृषा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। सी इज नॉट फाइन, इसे नींद का इंजेक्शन दे देंगे। इसे अब लंदन में ही होश आना चाहिए। और ऐसा करने की वजह? मलिक ने तुरंत पूछा। अरमान मलिक की तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था। फिर उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा, रियली मलिक, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? नहीं, मैं बस कुछ जानना चाहता हूँ। एक्चुअली आजकल आप एन मोमेंट पर प्लान्स चेंज करने लगे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन आप सब समझा देते तो काम आसान हो जाता। मलिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मलिक समझ गया था उसने गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ लिया था। अरमान अंदर जाकर बैठ गया था। उसने कृषा को प्राइवेट रूम में लेटाया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया। फिर अरमान ने कृषा के फोरहेड पर एक किस किया और कहा, डोंट वरी, जब तुम आंखें खोलोगी तो सबसे पहले मुझे अपने पास पाओगी। कृषा को ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद अरमान रूम से बाहर आया। बाहर आकर अरमान ने मलिक से कहा, अगर इसे थोड़ी भी तकलीफ हुई तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। डोंट वरी, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा, मलिक ने जवाब दिया। वो अरमान का सबसे खास आदमी था जो शुरुआती दिनों से उसके साथ काम कर रहा था। मलिक अरमान से प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि पर्सनली भी जुड़ा हुआ था। वो समझ गया था कि अरमान के दिल में कृषा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है, इसलिए वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे मेरा ध्यान रखते हो वैसे इसका भी रखोगे, लेकिन इसका खास ध्यान रखना, मुझे भी ज्यादा। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। जब उसे लगने लगा कि अरमान वहां से जाने को है, तब उसने धीरे से कहा, आपको फिलहाल के लिए लंदन ही चलना चाहिए। रानावत यहाँ पंगा करने की कोशिश करेगा, और तुम्हें लगता है कि मुझे इन सब से फर्क पड़ता है या वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? अरमान ने भौहें उठाकर पूछा। बिगाड़ना तो दूर की बात है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन बस मैं आपको मेरी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैम भी उठेगी तो सबसे पहले आपको देखना चाहेंगी। मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मलिक ने जवाब दिया। वो जानता था कि रानावत की इतनी पहुंच नहीं है कि वो अरमान तक पहुंच सके, फिर भी उसे अरमान की फिक्र हो रही थी। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
अरमान ने जवाब दिया और वहां से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी लेकर तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा और एक प्राइवेट जेट बुक करके वो मुंबई जाने के लिए निकल गया। अरमान अगली सुबह 7 बजे मुंबई पहुंच चुका था। मुंबई आते ही वो अपने घर जाने के बजाय सीधा शब्द के घर पर पहुंचा। शब्द और जानवी एक साथ थे और दोनों अभी तक उठे भी नहीं थे। अरमान ने उनके घर की डोरबेल जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। डोरबेल की आवाज सुनकर जानवी की नींद टूटी और उसने बड़बड़ा कर कहा, पता नहीं कौन बेवकूफ सुबह सुबह नींद खराब करने के लिए आ गया है। फिर उसने शब्द का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, शब्द प्लीज जाओ ना, जाकर दरवाजा खोलो। यार तुम उठी गई हो तो तुम खोल दो ना जाकर। मेरी तो ठीक से नींद भी नहीं टूटी है, ऊपर से रात को तुमने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। अब इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी चैन की नींद तो बनती है ना। शब्द ने पिलो अपने मुंह पर रखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जानवी ने सिर हिलाया। मजबूरन जानवी को खड़ा होना ही पड़ा। वो बाहर जाते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारी रात सिर्फ खुद ही जागा हो। तुम इतने भी मासूम नहीं हो शब्द राणा, जितना लोग तुम्हें समझते हैं। जानवी ने दरवाजा खोलने से पहले अपना मुंह धोया। बाहर अरमान लगातार डोरबेल बजाए जा रहा था। काफी देर तक भी दरवाजा नहीं खुला तो अरमान ने बड़बड़ा कर कहा, अजीब मुसीबत है, मुझे एक्स्ट्रा चाबी लेकर आनी चाहिए थी। अब इनके भरोसे पूरे दिन यहाँ खड़ा होकर डोरबेल बजाता रहूंगा। थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? जो भी है, मैं यहाँ चलकर ही आ रही हूँ। मेरे कोई पंख नहीं लगे हुए जो हवा में उड़कर आऊंगी और 2 मिनट में दरवाजा खोल दूंगी। एक तो सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब कर दी, जानवी ने गुस्से में कहा। नींद टूटने की वजह से वो भी चिढ़ रही थी। जैसे ही जानवी ने दरवाजा खोला सामने अरमान था, जो दरवाजे पर कोहनी टिककर खड़ा था। जानवी को देखते ही अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, मुझे पता था डोर ओपन करने तुम ही आओगी। मेरे लिटिल ब्रदर को सुबह नींद से जागने में कुछ ज्यादा ही आलस आता है। जब तुम्हें अपने लिटिल ब्रदर के बारे में इतना ही पता है तो थोड़ा रुककर नहीं आ सकते थे क्या? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि शब्द सो रहा है तो जाओ यहाँ से। जानवी ने आइज रोल करके जवाब दिया। वो अरमान के मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली ही थी कि तभी अरमान ने दरवाजा पकड़ लिया। जानवी ने नोटिस किया अरमान उसे अजीब नजरों से देख रहा था। जानवी कुछ समझ पाती उससे पहले अरमान ने पीछे से अपना हाथ निकाला और जानवी के मुंह पर रख दिया। उसके हाथ में एक रुमाल था जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। अगले ही पल जानवी अरमान के कंधे पर बेहोश थी। अरमान का हमला इतना अचानक था कि जानवी को समझने का मौका नहीं मिला, वरना उसकी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई थी और वो अरमान से निपट सकती थी। जानवी के बेहोश होते ही अरमान ने उसे गोद में उठाया और अंदर आ गया। उसने जानवी को चेयर पर बिठाकर एक नोट लिखा और फ्रिज पर चिपका दिया। फिर उसने जानवी को फिर से अपनी बाहों में लिया और सीटी बजाते हुए वहां से निकल गया। वेलकम बैक व्हाट यू गर्ल्स इन माई डेविल सर लैंड, अरमान ने इविल स्माइल करके कहा।